जूनियर अकाउंटेंट का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आप कर रहे हैं हम। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक ये थे लुकास पासियोली। लुकास पासियोली देश भी पूछा जा सकता है, तो ये इटली के निवासी थे। अब आगे वाला प्रश्न आता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ये भारत में कब बना? ये है 1949 का। और अपने हिंदी में प्रशासनिक शब्द भी हैं, उनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की हिंदी भी पूछी जा सकती है प्रशासनिक शब्द के रूप में। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ये है सनदी लेखाकार। सनदी लेखाकार। जैसे आपका जूनियर अकाउंटेंट है, जूनियर का मतलब कनिष्ठ हो गया, अकाउंटेंट का मतलब लेखाकार। तो इसमें चार्टर्ड शब्द का ही आपको अलग से अर्थ याद करना है, जिसका अर्थ होता है सनदी। फिर ये आता है किंग्स कॉटन मिल केस। ये लंदन में हुआ था, इंग्लैंड में। और इस केस में वहां के कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि ये रखवाली वाला कुत्ता है। अंकेक्षक यानी ऑडिटर जो है वो रखवाली वाला कुत्ता है, वॉच डॉग है, न कि शिकारी कुत्ता है। ये प्रश्न भी पिछले एग्जाम में आ चुका है कि ये किस प्रकार का कुत्ता है, तो हम इसको अंकेक्षक यानी ऑडिटर को कहेंगे ये रखवाली वाला कुत्ता, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं वॉच डॉग। तो आप कई बार हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है और इंग्लिश के वर्ड्स को ही उपयुक्त माना जाता है, इसलिए ध्यान रखें अंग्रेजी के शब्दों को पकड़ने का भी आप ढंग से प्रयास करें। फिर आता है ऑडिटर शब्द जो है ये ऑडिट से निकला है, जिसका अर्थ होता है सुनना। चालू अंकेक्षण किन कंपनियों में आवश्यक होता है? सभी कंपनियों के लिए चालू अंकेक्षण की जरूरत नहीं होती जिनमें काम ज्यादा है, कार्य ज्यादा यानी लेन देन ज्यादा। कार्य ज्यादा का मतलब हो गया लेन देन ज्यादा होने पर चालू अंकेक्षण होता है। ये चालू अंकेक्षण वर्ष भर चलता रहता है। फिर आता है ये एक लंदन का ही केस है, इप्सविच मिल केस। इसमें निर्णय दिया गया था, किसी कंपनी ने ऑडिटर के खिलाफ केस किया था कि ये जो कच्चे कागज हैं, प्रपत्र हैं ऑडिटर के, ऑडिट के समय के हमारी कंपनी के, वो हमें दिलवाए जाएं। तो कोर्ट ने यह दिया कि आप सिर्फ रिपोर्ट ले सकते हो, ये कच्चा कार्य या प्रपत्र हैं, इनके ऊपर ऑडिटर का अधिकार है। तो ये इस इप्सविच मिल केस में निर्णय दिया कि प्रपत्रों पर ऑडिटर का अधिकार होगा, न कि कंपनी का। फिर आगे वाला प्रश्न है कपट को रोकने का कार्य। देखो कपट और अशुद्धि दोनों में अंतर है। कपट जानबूझकर किया जाता है और अशुद्धियां जाने अनजाने यानी भूल से हो जाती है। कपट दंड योग्य होता है, अशुद्धि दंड योग्य नहीं होती। इन दोनों में मूल अंतर यही है। कपट को रोकने का कार्य प्रबंधकों का है, न कि प्रबंधक यानी जो कंपनी के टॉप ऊपर जो बैठे हैं ना संचालक मंडल में, उनका यह कर्तव्य है कि वो कपट को रोकने का प्रयास करें। ये ऑडिटर का यानी अंकेक्षक का कार्य नहीं है। अंकेक्षक केवल कपट का पता लगा सकता है, वो रोक नहीं सकता। फिर क्वेश्चन आता है ये एक रोकड़ के गबन का प्रकार है, टीमिंग, लीडिंग और लैपिंग। ये एक ही शब्द है, टीमिंग अथवा लीडिंग या लैपिंग। तो ये रोकड़ यानी केस बुक, रोकड़ को हम इंग्लिश में कहते हैं केस बुक के गबन का एक प्रकार है। इसमें जैसे एक व्यक्ति है, उसने कैशियर को पैसे दिए जमा करने के लिए। कैशियर ने क्या किया, बी से भी पैसे ले लिए। अब बी से पैसे लेकर के उसने जमा कर दिए ए के अकाउंट में मान लीजिए, और सी से पैसे लेकर के कर दिए बी के अकाउंट में, डी से पैसे लेकर के कर दिए सी के अकाउंट में। यानी
वो अंत में डी को छोड़ गया, ये इस राशि का उसने यहाँ गबन कर लिया, तो ये एक रोकड़ का गबन है। एक अशुद्धि को दूसरे से ढकने का यह प्रयास करता जा रहा है, लेकिन अंततः ये पकड़ में आ जाता है। फिर आता है सहमति अंकेक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। सहमति अंकेक्षण कब होता है? जैसे कई संस्थाएं जैसे हॉस्पिटल है, इसको सरकारी एड मिलता है, सरकारी हॉस्पिटल को भी मिलता है, कुछ प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी सरकारी एड मिलता है। मान लीजिए सरकारी अस्पताल को, ऐसे कई उदाहरण हैं, सरकारी अस्पताल को सरकारी सहायता के अलावा अन्य निजी सहायता की, सहायता का मतलब ये राशि से है, निजी सहायता की स्वेच्छा से ऑडिट कराना। यानी जो सरकारी हॉस्पिटल को सरकार अनुदान दे रही है उसकी ऑडिट अनिवार्य है, अति आवश्यक है, किंतु निजी व्यक्तियों से जो धन प्राप्त होता है उसकी ऑडिट अनिवार्य नहीं है। यदि हॉस्पिटल ऑडिट पार्टी से इस राशि की ऑडिट कराता है तो इसको कहा जाता है सहमति अंकेक्षण। हॉस्पिटल ही नहीं, अन्य कई जो संस्थाएं हैं सरकारी, उनमें भी यह होता है, लेकिन अपन एक छोटा सा उदाहरण हॉस्पिटल के रूप में समझ रहे हैं। फिर आता है लेखाकरण का व्यवहारिक भाग क्या कहलाता है? ये है मित्रों पुष्प पालन, यानी बुक कीपिंग। आप अंग्रेजी शब्द पकड़ो, लेखाकरण का जो व्यवहारिक भाग है उसको बुक कीपिंग कहते हैं, और लेखाकरण के सैद्धांतिक भाग को, यानी जिसमें सिद्धांत है, उसको हम लेखा शास्त्र कहते हैं। और इसका जो आलोचनात्मक भाग है उसको हम अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग कहते हैं। इसको लेखाकरण के आलोचनात्मक भाग को ऑडिटिंग कहते हैं। ऑडिटर क्या करता है कि वित्तीय औचित्य का पता लगाता है, यानी धन जिस उद्देश्यों के लिए स्वीकृत किया गया है उन उद्देश्यों में लगा या नहीं लगा, इस प्रकार का जो औचित्य की जांच है वो ऑडिटर करता है। फिर हम चर्चा करते हैं अशुद्धियों के प्रकार की। अशुद्धियां कई प्रकार की हो सकती है, कि जैसे हिसाब की अशुद्धि है। मान लीजिए हिसाब की अशुद्धि कहेंगे कि जैसे उसने कहीं जमा छोड़ दिया, उसने कहीं खतौनी छोड़ दी, या उसने कहीं जोड़ या घटाव में कुछ गलतियां कर दी। फिर आता है एक सैद्धांतिक अशुद्धि भी होती है, यानी नियमानुसार उसने केस बुक को नहीं लिखा, नियमों का पालन नहीं किया, तब इसको एंट्रियां वो सही कर रहा है, इसकी क्रेडिट की और डेबिट दोनों प्रकार की एंट्री कर रहा है, लेकिन नियमों का पालन नहीं कर रहा, तो हम ऐसी अशुद्धि को कहेंगे सैद्धांतिक अशुद्धि। जोड़ बाकी की, या मान लीजिए एक व्यक्ति ने पैसे दिए, वो भूलवश यहाँ एंट्री मान लीजिए नहीं कर गया, जैसे राम ने पैसे दिए और श्याम के नाम से उसने जमा कर दिए, केस बुक में आ गया, गबन नहीं हुआ, क्योंकि मान लीजिए उसके पास 1 लाख रुपए आने थे, 1 लाख आए, 1 लाख की उसने एंट्री कर दी, लेकिन राम ने पैसे दिए वो श्याम के नाम से जमा कर दिए, तो ये गबन तो नहीं हुआ, लेकिन ये एक जोड़ किया, ये खतौनी, इसको हम खतौनी की अशुद्धि कहेंगे। फिर आता है दोहराव की एंट्री। मान लीजिए एक एंट्री है, एक व्यक्ति रमेश के नाम से आपको कुछ जमा करना था, वो आपने 2 बार जमा कर दिया भूलवश, तो वो है दोहराव की एंट्री। इस प्रकार की अशुद्धियां ये जनरली देखने में आती है। आगे वाले वीडियो में हम RSR के यानी राजस्थान सर्विस रूल्स के बारे में, CCA रूल्स के बारे में और उनमें जो आने वाले प्रश्न हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।